नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारेख। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सरकार के विभागों के राजस्व बढ़ाने को लेकर सख्त, सीएम धामी ने सचिवालय में ली वित्त विभाग की बैठक। वित्त मंत्री सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। सीएम धामी ने शत्रु संपत्तियों को लेकर दिए निर्देश, कहा जिलों में शत्रु संपत्तियों पर जल्द कब्जा लेने का करे काम। पीपीपी मोड में चलने वाली परियोजनाओं के भेजे जाएं प्रस्ताव। उत्तराखंड मंत्री गणेश जोशी का गुनियाल दौरा, सैन्यधाम के निर्माण स्थल का किया निरीक्षण। अधिकारियों से निर्माण कार्यों की प्रगति के लिए जानकारी। देहरादून गांधी पार्क में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, धरने के विरोध में बीजेपी के कसा तंज, कहा जिनका नहीं जनाधार वो दे रहे धरना। और बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने बाबा केदारनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। फिल्म शूटिंग के लिए पहुंचे हैं उत्तराखंड, लोगों के साथ खिंचवाई सेल्फी। राजस्व बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण बैठक ली। सचिवालय में आयोजित बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित आबकारी विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, खनन विभाग, राज्य कर विभाग, परिवहन विभाग जैसे प्रमुख राजस्व देने वाले विभागों के सचिव मौजूद रहे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में राजस्व देने वाले तमाम विभागों की प्रगति रिपोर्ट क्या है और वित्तीय वर्ष के लिए उनका लक्ष्य क्या है, इसको लेकर ये बैठक ली जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं, लगातार हमारे उत्तराखंड का राजस्व कैसे बढ़े, और समय समय पे मैं भी बैठ के लेता रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज माननीय मुख्यमंत्री सभी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसमें चाहे हमारा वित्त विभाग हो, चाहे स्टैम्प का हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, एक्साइज डिपार्टमेंट का हो, और उसी प्रकार वाटर टैक्स, पावर, फॉरेस्ट, माइनिंग, ये सभी विभागों की आज बैठक ली जा रही है। और जिस प्रकार से राजस्व हम किस प्रकार से अपने अपने विभागों का बढ़ा सकते हैं, उसकी समीक्षा तो होगी, लेकिन कैसे हम वो कदम भी उठाएंगे। मंगलवार को कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन लाल शाह अपने चंपावत जिले के दौरे के तहत लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। स्वागत समारोह के बाद लोहाघाट के डाक बंगले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूरण सिंह कठायत की अध्यक्षता और प्रकाश मेहरा के संचालन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने 2024 लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए अपने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। वहीं कांग्रेस अनुसूचित विभाग के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन लाल शाह ने कहा कि अनुसूचित और दलित वर्ग कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। हमारा 22 तारीख से और 1 तारीख तक पूरा उत्तराखंड का कार्यक्रम है। आज मैं चंपावत में पहुंचा हूं और चंपावत के जो जिला अनुसूचित जाति विभाग की जो बैठक थी आज लोहाघाट में रखी है। और लोहाघाट में जो ये बैठक हुई है, इसमें यही संदेश हमने दिया है कि हमारे बूथ स्तर से लेकर के और ब्लॉक स्तर तक और न्याय पंचायत स्तर तक जो है संगठन मौजूद होना चाहिए। और आज ये मेरे को काफी खुशी है कि हमारे बीच में जो है इस कमेटी के जो है महिला अध्यक्ष भी है और हमारे मेन कमेटी के अध्यक्ष भी कठे जी है और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी भी है और सभी यहाँ पे कार्यकर्ता आया है और सबने अपनी अपनी बात रखी है और सभी ने यही संदेश दिया है कि संगठन को बहुत मजबूत किया जाए। जिस तरह से आज आपने देखा होगा, जब से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी बने हैं, उस तब से कांग्रेस दिन दुगनी रात चौगुनी जो है प्रोग्रेस करते जा रही है।
उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे एससी विभाग से यहाँ पर हमारे आदरणीय दर्शन लाल जी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनने भी कार्यकर्ताओं के अपने बहुत ही डीप में जाकर के टिप्स दिए हैं कि कैसे हमारी कांग्रेस जो है बूथ स्तर पर मजबूत होगी और कैसे हम लोकसभा आने वाले लोकसभा में जो है जाएंगे और कैसे हम न्याय पंचायत ये नगर पंचायतों के चुनाव में जाएंगे और कैसे हम जो है अपने ग्राम पंचायतों के स्तर पर चुनाव में जाएंगे। इसी उसमें जो है प्रत्येक आने वाले समय में जो है प्रत्येक जो हमारे प्रपोस्ट हैं उनके भी अध्यक्ष लोग और उनकी कमेटी के लोग यहाँ पे आएंगे और कार्यकर्ताओं को अपने अपने जो है विचारधाराओं से और अपने कैसे हमारे कांग्रेस को आगे ले जाएं और कैसे हम जो है लोकसभा चुनाव जीतें, कैसे हम जो है नगर पालिकाओं में जीतें और कैसे हम जो है हमारे ये ग्राम पंचायत में चुनाव में फतेह करें। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर सारे लोग। भारत सरकार के नेतृत्व में भारतीय रेल द्वारा देवभूमि उत्तराखंड को पहली वंदे भारत एक्सप्रेसवे की सौगात मिल चुकी है और 25 मई को सुबह 11 बजे देहरादून से आनंद विहार तक भारतीय रेल इसका प्रथम संचालन करने जा रही है। मगर आज देहरादून से आनंद विहार तक वंदे भारत एक्सप्रेस की रफ्तार का सफल पूर्व परीक्षण कर ट्रायल रन पर कामयाबी हासिल कर ली गई। आपको बता दें, दोपहर के 2:10 पर देहरादून रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रायल रन की शुरुआत की गई, जिसे वाया डोईवाला और हरिद्वार में निर्धारित ठहराव के रास्ते लक्सर बाईपास रेल मार्ग पर निर्धारित गति के तहत संचालित किया गया। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां जनपद मुख्यालय में कूड़े की समस्या और बढ़ सकती है। आपको बता दें, जनपद में कूड़ा डंपिंग के लिए जगह न होने की वजह से नगरपालिका जनपद के प्रवेश द्वार तामाखानी के टनल के पास कई सालों से कूड़ा इकट्ठा कर रही है और वहां पर कूड़े के पहाड़ खड़े हो चुके हैं। इसको देखते हुए नगरपालिका ने तिलोथ में करोड़ों रुपए खर्च कर कूड़ा टिचिंग ग्राउंड का निर्माण करवाया है। इस पर कूड़े की सफाई होनी थी, पर अब स्थानीय लोग इसके विरोध में आ गए हैं और फिलहाल इस टिचिंग ग्राउंड पर कोई काम न होने के कारण जनपद मुख्यालय में इस कूड़े से महामारी फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। जो प्लांट तिलोथ में लगाया हमारी नगर पालिका ने, इसका स्थानीय जनता बहुत पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है और मैं भी जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हीं के साथ हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक तो पीने का पानी है, बगल में छात्रावास है, स्कूल है, मंदिर है, जिसको देखते हुए जो है गाँव नज़दीक लगा हुआ है, नेशनल हाईवे, तो सारी क्षेत्र की जनता उसका विरोध कर रही है, इसलिए मैं भी जनता के साथ। देखिए, आपको सबको पता है कि जब हम आए थे कूड़ा रामला मैदान में था, उसके बाद 3 जगह हम ले गए, वहाँ हाई कोर्ट से स्टे मिला। कि चौथी जगह सरकार ने हमें दी, हमने अपने आप ही लिए, गवर्नमेंट ने नगर पालिका के नाम ज़मीन की है और इसमें हमने 2.5 करोड़ के आसपास खर्च कर दिया और इसमें खर्च होना भी, ये पूरा सेग्रीगेशन सेंटर बन गया है। मैं तिलोथ के वासियों को विश्वास भी दिलाता हूँ और उनका धन्यवाद भी अदा करता हूँ, उन लोगों ने उनके सहयोग से हमें ज़मीन मिल पाई। डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय रोशनाबाद में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ परीक्षा परिणाम और समस्याओं की समीक्षा बैठक की। करीब 4 घंटे चली इस बैठक में प्रधानाचार्यों की जमकर क्लास लगाई। बीती 12 मई को सीबीएसई बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी हुआ था। इस परिणाम में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में 9 विद्यालयों के परीक्षा परिणाम बेहद निराशाजनक रहे, जबकि एक विद्यालय पौरी का परीक्षा परिणाम बेहतर रहा था। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से इन विद्यालयों को कारण बताकर नोटिस भी जारी किया गया था। अटल उत्कृष्ट विद्यालय प्रदेश के सरकार है, वो चाहती है कि इसमें बहुत अच्छे मार्क्स चले। इस बार पहला हमारा इस बार हाई स्कूल का हमने परीक्षा दी थी, इसमें कुछ विद्यालयों द्वारा खराब जो खराब प्रदर्शन क्यों हुआ, क्या हमारी कमियां हैं और हम उन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर आज चर्चा हुई। पहला हमारा इशू ये है कि काफ़ी बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, तो हमने ये दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि ये छुट्टी हमारी इस समय चल रही है, टीचर्स स्वयं की इच्छा से, बच्चे स्वयं की इच्छा से, प्रिंसिपल स्वयं ही प्रेरित हो के, किसी के दबाव में नहीं बल्कि स्वयं प्रेरित हो के, टीचर्स भी, बच्चे भी, प्रिंसिपल भी, हम सब मिलके बच्चों के लिए पूरी तैयारी इस छुट्टियों में हम कराएं और जुलाई में जो सीबीएसई द्वारा कंपार्टमेंट परीक्षा हो पाएगी उसमें हम दें और उसमें हम अच्छे नंबरों से हम लोग पास हैं, अच्छा रिजल्ट हम लोग अपना प्रदर्शित करें। इस बारे में हमारी चर्चा होगी।
उत्तराखंड गंगा नहर रुड़की में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। वहीं धरने पर बैठे कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया और कहा जब तक उनकी मांगें मानी नहीं जाती उनका धरना समाप्त नहीं होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा अगर समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो परसों सिंचाई मंत्री के सामने भी कर्मचारी अपनी समस्या को रखेंगे। मांगे पूरी न होने पर भविष्य में धरना प्रदर्शन और भी उग्र रूप में किया जाएगा। राजधानी देहरादून में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अंकिता भंडारी हत्याकांड, दिल्ली में महिला कुश्ती खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण के मामले और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक व्यक्ति की पिटाई करने जैसे मामलों को लेकर सर्वदलीय धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी कई दलों के साथ मिलकर आंदोलन कर रही है। उनका कहना है तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों के साथ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार से मांग की जा रही है कि इन तमाम मामलों की उचित कार्रवाई की जाए। निरंकुश सरकार भारत में और प्रदेश में इस समय राज कर रही है। बहुत बड़े बड़े वादे करके जो सरकार आई थी, बेरोजगारी हटाएंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, रुपये को मजबूत करेंगे, डॉलर को कम करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात जिनने की थी, आज जंतर मंतर पर 1 महीना हो गया हमारी बहनों को, बेटियों को, जो राष्ट्र का गौरव है, जो गोल्ड मेडल लेकर आए, जो पद्मश्री अवार्ड से अवान्वित हैं, वो एक मंत्री और सांसद के खिलाफ कह रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज हमारे यहाँ अंकिता मर्डर केस को इतना लंबा समय हो गया, वीआईपी का नाम सामने नहीं आ रहा। सब जानते कौन वीआईपी था, वो सब जानते किस पार्टी से वो ताल्लुक रखता था। अंकिता ने जिसका जिक्र अपने मोबाइल में किया था, लेकिन उसको बचाने के लिए सारे सबूत नष्ट कर दिए, फॉरेंसिक जांच ना हो पाए, कोई तथ्य ना मिले, इसलिए सरकार और प्रशासन ने मिलकर वहां डोजर चलाया, आग लगाई, अंकिता का कमरा तोड़वा दिया ताकि उसको न्याय ना मिल सके। किरण नेगी हत्याकांड, हमारी घर की बेटी का दिल्ली में बलात्कार होता है लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता। बिल्किस बानो कांड का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, उसके अपराधी छूटते हैं, लेकिन बेशर्मी की हद यह है कि जब अपराधी छूटते हैं उनको फूल मालाओं से एक संगठन उनका स्वागत करता है। किस राह पे इस राष्ट्र को ले जाया जा रहा है, ये समझने लायक बात है। देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस द्वारा महिला उत्पीड़न के विरोध में सर्वदलीय धरना प्रदर्शन किए जाने को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करने को तैयार नहीं है, इसीलिए कांग्रेस ने नया राग शुरू किया। उन्होंने कहा उत्तराखंड में जिन दलों का जन आधार नहीं है उसे सर्वदलीय नाम देकर धरना दे रहे हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तराखंड सरकार जनता के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है। रुड़की के सिविल लाइंस में श्री खाटू श्याम आस्था मंडल लाल कुर्ती ने पत्रकार वार्ता की। मंडल के संरक्षक सचिन गुप्ता ने बताया कि 30 मई को नेहरू स्टेडियम में भव्य भजन संध्या होगी, जिसमें कोलकाता से भजन गायक राज पारीक और मोदीनगर से पूजा अरोड़ा पहुंचेंगी। उन्होंने बताया कि कोलकाता से राज पारीक पहली बार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। मुद्दा जो है श्री खाटू श्याम आस्था मंडल लाल कुर्ती रुड़की कैंट के द्वारा रखा गया है। इसमें भजन उत्सव का प्रोग्राम है। 28 मई को शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो दुर्गा चौक से प्रारंभ होकर के अनाज मंडी, सिविल लाइंस, मेन बाजार होती हुई लाल कुर्ती खाटू श्याम मंदिर में पहुंचेगी। जितने भी निशान यात्रा होंगे 500 के लगभग, वो सब मंदिर के शिखर पर चढ़ाए जाएंगे। उसके बाद फिर 30 तारीख को नेहरू स्टेडियम में हमारा खाटू श्याम भजन उत्सव का प्रोग्राम का नाम लेने में ही अपने आप में भव्यता आ जाती है। और ये तो भगवान खाटू श्याम जी का भजनोत्सव होने जा रहा है। भगवान खाटू श्याम जी जो हैं कलयुग के देवता भी कहलाए जाते हैं, और कलयुग में जो प्रसाद और वितरण का कार्यक्रम बाबा खाटू श्याम के द्वारा रखा जाता है, उसका भगवान के आशीर्वाद के फलस्वरूप जो है हर निवासी को मिलना चाहिए। रुड़की शहर निवासियों से और आसपास के जितने इलाके लगे हुए हैं, चाहे वो हमारे देहात हैं, चाहे वो हमारे नगर हैं, हरिद्वार नगर तक कभी हम लोग बाग सबसे अपील ये करें कि वो इस खाटू श्याम जी के प्रोग्राम में आए। और फिलहाल खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ।
बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून लेंसडाउन चौक पर बस यूनियन ऑटो विक्रम संचालकों ने जमकर प्रदर्शन किया और आरटीओ का पुतला भी फूका। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कई परमिट गलत तरीके से जारी किए गए हैं, जिनकी सरकार को जांच करनी चाहिए। साथ ही आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। माननीय न्यायालय का आदेश लिखा हुआ है, यदि अगर न्यायालय के आदेश के तहत अगर पक्ष में हमारे आ जाता है तो ये विक्रम वाले या जो ये छोटी गाड़ियां वाले ये कहाँ जाएंगे। आरटीओ ने अपनी जिम्मेवारी कोई तय नहीं करी है। हमारा ये साफ साफ कहना है कि अगर आरटीओ का अधिकार है और 1.5-2 लाख रुपए अगर तनख्वाह ले रहे हैं और उसकी जिनकी जिम्मेवारी तय हो जाए तो ये लेने को तैयार है कोई भी चीज़। लेकिन हमारा कहना है कि कम से कम कोई भी बड़े अधिकारी अगर आरटीओ को कोई सलाह मानते हैं तो कम से कम वो जनप्रतिनिधियों को भी तो बुलाया जाए। नक्सल में स्थित जेके टायर कंपनी द्वारा बाहर निकाले गए सैकड़ों कर्मचारी पिछले 68 दिनों से कंपनी में नौकरी पाने के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर है, मगर कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि आगामी 25 मई को डीएलसी के यहां उनकी तारीख लगी है। अगर इस पर कोई निर्णय नहीं निकलता तो वो 26 मई को आमरण अनशन पर बैठेंगे और जब तक नहीं उठेंगे जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के प्रति रोष भी जताया। हो गया जी। और क्या नाम है, कोई जनप्रतिनिधि शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आया, ना हमारी किसी ने मांग सुन बात माननी, ना मतलब कहने के लिए तैयार है। और फैक्ट्री वाले तो इतने तानाशाही होकर खड़े हैं बिल्कुल कि बिल्कुल भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और बात तो ये है, अब 25 तारीख हमारी डीएलसी के यहाँ लगी हुई है। 26 तारीख में देखते हैं अगर कुछ होता निर्णय 25 में तो 26, अगर नहीं होता 26 तारीख में यहाँ आमरण अनशन पर बैठेंगे हम सब लोग। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, एक तो उनसे हमें बहुत दिक्कत है, हमारे दिल को बहुत ठेस है। हमारे क्षेत्र के लोगों ने जिला पंचायत बनाया, जिला अध्यक्ष भी बनाया और जी विधायक जी बनवाए, लेकिन किसी ने भी हमारे भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर धरना पर 2 महीने से भी ऊपर का समय हो गया है, किसी ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। उपजिला चिकित्सालय लोहाघाट में जहां एक सप्ताह से अल्ट्रासाउंड सेवा ठप पड़ी हुई है, वहीं एक्सरे मशीन भी काम नहीं कर रही, जिससे रोगियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर जनप्रतिनिधियों ने गहरी नाराजगी जताई है। आक्रोशित लोगों ने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जुनेद कमर का घेराव कर जल्द अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग की। जल्द व्यवस्थाएं न सुधरने पर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सोमवार को नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में लोगों ने अस्पताल की बदहाली पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जुनैद कमर का घेराव किया। आक्रोशित लोगों का कहना था कि एक सप्ताह से अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सेवा ठप पड़ी हुई है, तो दूसरी ओर अब एक्सरे मशीन भी खराब है, जिससे दूर दराज से आने वाली गर्भवती महिलाओं और अन्य रोगियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो यहाँ अल्ट्रासाउंड रूटीन में चल रहे थे, सोनाली डॉक्टर अच्छा व्यवस्था बनाई हुई थी यहाँ, जो कुछ स्वास्थ्य का के कारण मेडिकल में गई है, उनकी आँख में कुछ दिक्कतें हो रही है, मेडिकल में है। तो उसको देखते हुए जो हमारी माताएं बहनें यहाँ आ रही हैं काफ़ी परेशान हैं अल्ट्रासाउंड से। तो अभी सीएमओ साहब से और डीएम साहब से टेलीफोनिक वार्ता हुई कि 2 दिन की व्यवस्था द्वारा कर दी जाए, जिससे कि जो हमारी माताएं बहनें हैं दूर ग्रामीण क्षेत्र से आ रही हैं उनको दिन करना पड़े। तो बताना चाहिए ना लोग, रोज जब होते हैं तो हो रही है, जब बोलते सोमवार से इसको बृहस्पतिवार तक है ही नहीं। यहाँ पे कोई बात, लोग तो आज से ही आएंगे ना। 1 घंटा हो गया वहाँ पे डॉक्टर आए नहीं है, सारी वेट करा रहे हैं, हम आ नहीं है। अल्ट्रासाउंड के लिए भी पता नहीं क्या कह रहे हैं, चंपावत जाओ कह रहे हैं, हमें सूचना और सीएमओ सर के द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है, जल्द से जल्द वो कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगे और एक्सरे मशीन का जो था वो कंप्यूटर में प्रॉब्लम थी, ठीक करा। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष घटक सिंचाई विभाग विष्णुदत्त भारद्वाज ने कहा कि साल 2013-14 में जो समस्याएं और मांगे थी उनमें केवल 6 मांगों पर शासन से निर्णय हो चुका, लेकिन उनको लागू नहीं किया गया, जबकि उनमें से कई निर्णयों में समय सीमा तय की गई थी। साल 2016 से सरकार के उन 6 मांगों पर तय सीमा के बाद भी पूरा नहीं किया गया है। इनके अलावा 12 मांगे डिप्लोमा इंजीनियर्स और कर्मचारियों के सेवा हित से जुड़े कार्य हैं। इसी के साथ कहा कि कनिष्ठ अभियंता को फील्ड में जाने के लिए केवल 1200 रुपये भत्ता दिया जाता है। इतने रुपए में 1 महीने तक गाड़ी नहीं चल सकती। इस भत्ते को बढ़ाया जाए अन्यथा वापस लिया जाए। ऐसी ही एसीपी का प्रकरण केंद्र ने पास कर दिया, लेकिन उसे राज्य में लागू नहीं किया गया।
उत्तराखंड डिप्लोमा निर्माण जो है, ये तमाम जो हमारे इंजीनियरिंग विभाग है, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, जल निगम, जल संस्थान, आरडब्ल्यूडी, माइनर इरिगेशन, आपके जो ये विकास प्राधिकरण होते हैं और इस तरह के उरेडा, नगर निगम, इन सब का एक संयुक्त मंच है। और समस्या क्या है कि 2013-14 में जो हम लोग के समस्याएं थी और जो मांगे थी, उन पर कोई निर्णय अगर हुए हैं, मैं अभी आपको दिया था, मेरे पास पत्रकार बंधु आए थे, 6 बिंदु ऐसे जिन पर निर्णय हो चुका शासन का और उन निर्णय का को लागू नहीं किया जा रहा है। जैसे कि जल संस्थान के मान लो पानी की समस्या पैदा हो सकती है और बाढ़ की सुरक्षा के लिए सिंचाई विभाग की में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और जल संस्थान के लिए भी पानी की है और पेयजल में भी पानी का हिसाब बाधित रहेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बातें जो है ना शासन तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे। अगर आप आम आदमी को परेशान होगा तो वो कहाँ जाएगा? धरने पे बैठेगा। हम लोग बैठे हैं, हो सकता है ये धरना 15 दिन का हो, 20 दिन का हो, हम तैयार हैं। केंद्रीय कार्यकारिणी जो भी हमें आदेश प्राप्त कराएगी हम उस पर अमल करेंगे। दिल्ली देहरादून के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन से यात्री केवल 4.5 घंटे में ही अपना सफर पूरा कर लेंगे। फिलहाल दोनों शहर की दूरी को तय करने में आपको बता दें 6 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता है। अब आगामी 25 मई से इसका विधिवत संचालन शुरू हो जाएगा। दिल्ली देहरादून वंदे भारत के बाद उत्तराखंड में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। ये ट्रेन देहरादून से सुबह 7 बजे चलकर 11:30 बजे आनंद विहार टर्मिनल पर पहुंच जाएगी। वहीं आनंद विहार टर्मिनल से शाम को 5:30 बजे चलकर देहरादून रात 10:20 तक पहुंचेगी। सर, हम लोग मौजूद हैं देहरादून के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल चल रहा है। दिल्ली से ये ट्रेन सुबह चली थी और देहरादून पहुंच चुकी है और 23 और 24 मई को इस ट्रेन का जो ट्रेन है इसका संचालन ट्रायल देखा जा रहा है किस तरीके से ये इन पटरियों पर दौड़ती है। वहीं 25 मई की बात की जाए तो 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे दिल्ली से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली देहरादून रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने से जो ट्रैवल टाइम है वो कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस कारण यात्रियों को सड़क के माध्यम से 7-8 घंटे दिल्ली पहुंचने में लग जाते थे, अब इस ट्रेन के माध्यम से 4 घंटे लगेंगे। हालांकि अभी किराया तय नहीं किया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये वंदे भारत की चलने वाली 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी जो भारत में इस वक्त चलेगी दिल्ली और देहरादून के बीच। कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ हिमांशु बरमूला, जन टीवी, देहरादून। उत्तराखंड के डोईवाला की रेल पटरियों पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दौड़ते देख लोग बेहद उत्साहित हुए। ट्रायल के दौरान वंदे भारत रेलगाड़ी सुबह 9:28 पर डोईवाला होते हुए देहरादून के लिए रवाना हुई, जबकि 2 बजे दोपहर में ये एक्सप्रेस ट्रेन देहरादून से वापस डोईवाला रेलवे स्टेशन की पटरियों से दौड़ते हुए हरिद्वार के लिए रवाना हुई। उत्तरकाशी पुलिस नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ अभियान चला रही है। पुलिस और एसओजी की स्पेशल टीम ने कार्रवाई की। मयंक नौटियाल के नाम से तस्कर को अरेस्ट किया। कब्जे से 9.5 ग्राम अवैध स्मैक जब्त की है, जिसकी बाजार में कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में तस्कर ने बताया कि वो देहरादून के एक मुख्य सप्लायर से स्मैक खरीद कर लाया था, जिसको वो छोटी छोटी मात्रा में बेच रहा था। क्या कुछ रहा आज? कल जो है कोतवाली पुलिस और एसओजी और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने तिलोद के पास से एक ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम मयंक नौटियाल है और इसके कब्जे से करीबन 9.5 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। काफ़ी पुलिस को पिछले कई दिनों से ऐसी सूचना मिल रही थी कि तिलोद के पास ये स्मैक का जो व्यापारी है काफ़ी घूम रहा है और काफ़ी लोगों को ये बेच रहा है। तो इससे हमने जो है वहाँ पे हमारी टीम लगाई और उसी टीम को कल जो है सफलता मिली और इसके कब्जे से हमने 950 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। इसकी बरामदगी के आधार पर हमने कोतवाली उत्तरकाशी में 8/21 NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने रुद्रप्रयाग के बाबा केदारनाथ मंदिर में पूजा की। आपको बता दें इन दिनों खिलाड़ी अक्षय कुमार उत्तराखंड में एक फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ ही उन्होंने इस दौरान केदारनाथ क्षेत्र का भ्रमण भी किया। आपको बता दें केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को दर्शन के लिए खोले गए थे। इस दौरान अक्षय कुमार को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। अक्षय कुमार ने लोगों के साथ इस दौरान सेल्फी भी ली। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।
है।